जय हिंद भारतवासियों। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के उस पायलट की है जिसका विमान पाकिस्तान में क्रैश हो गया और वो 24 घंटों के अंदर वापस हिंदुस्तान भी लौट आया। अब आपको एक बात बता दूं कि यह कहानी विंग कमांडर अभिनंदन की नहीं है। यह कहानी उससे कई दशक पहले की है जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया था और बड़े शान के साथ एयरफोर्स इस पूरी कहानी को सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के नाम से सुनाती है। हम कहानी में उस शौर्य को सुनेंगे जिसमें घायल होने और अपना फाइटर जेट खोने के बाद भी एक भारतीय पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ पूरी पाकिस्तानी फौज को चकमा दे दिया और 24 घंटों के अंदर वापस हिंदुस्तान भी लौट आया। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू दुनिया का खास शो शौर्य गाथा। साल 1965 जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, उनको उम्मीद थी कि इससे भारत के लिए राज्य में समर्थन कमजोर हो जाएगा और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देगा। हालांकि पाकिस्तान का यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। भारत के विरोध और अपने फेल हुए प्लान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। दुश्मन ने इसका नाम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान अपनी टैंकों के सहारे जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर को कब्जाना चाह रहा था। इधर भारत ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। भारत की लीडरशिप ने फैसला लिया कि वो अपने जवाबी एक्शन को कश्मीर तक ही सीमित नहीं रखेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके लाहौर पर हमला करने की योजना तक बना ली थी। अब यह काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लाहौर की तरफ बढ़ने के लिए भारतीय सेना ने कई एक्सेस चुने। उन्होंने अमृतसर से सीधे जीटी रोड के सहारे लाहौर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। वहीं दूसरे और तीसरे एक्सेस में खेमकरण सेक्टर और गुरदासपुर साइड से सियालकोट की ओर फौज को रवाना किया गया। हालांकि जब भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें पाकिस्तान की एक ऐसी डिफेंस को तोड़ना था जो बेहद मुश्किल होने वाला था। साल 1950 में पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस नहर जो लाहौर शहर की सुरक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था इच्छोगिल नहर। यह नहर भारत पाकिस्तान सीमा के पास लाहौर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और उत्तर में रावी नदी से जुड़ती है। इसे पाकिस्तान ने इस तरह बनाया था कि यह भविष्य में भारतीय सैनिकों के लिए नेचुरल बाधा बन सके और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान ने इसे एंटी टैंक बैरियर के तरह डिजाइन किया था। यह नहर काफी चौड़ी और गहरी थी। इसके किनारों पर पाकिस्तानी फौजों ने मजबूत बंकर और फायरिंग पोजीशंस बना रखी थी। भारतीय सेना तेजी से बढ़ते हुए इच्छोगिल नहर तक तो पहुंच गई और कुछ जगहों पर नहर पार करने की कोशिश भी हुई, लेकिन नहर के पार जाना आसान नहीं था। पाकिस्तानियों ने नहर पर बने ब्रिज को पहले ही नष्ट कर दिया था। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी फौज ने गन्ने के खेतों से अमेरिकन 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर भारी फायरिंग कर रहे थे और पाकिस्तानी सेवर जेट्स भी भारतीय सैनिकों पर हवाई हमले कर रहे थे। ऐसे में इन तोपों का मुंह बंद करने और हवाई हमलों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायुसेना से मदद मांगी। आदमपुर एयरबेस को इन पाकिस्तानी तोपों का मुंह बंद करने का जिम्मा सौंपा गया। इस सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन की कमान मिली स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल को। 10 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर गिल ने अपनी टीम को ब्रीफ दिया और उनके साथ मिशन के लिए रवाना हो गए। उनका मिशन साफ और स्पष्ट था, पाकिस्तानी सेना की तोपों को ढूंढना और उसे नष्ट कर देना। इस ऑपरेशन में फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय,
फ्लाइट लेफ्टिनेंट रवि कुमार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गिगी रत्न पारखी शामिल थे। 4 फाइटर पायलटों की टीम ने अपने मिस्टियर फाइटर जेट्स में 4 एसी टेक्निकल फॉर्मेशन में आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरी। उन्होंने नीचे उड़ान भरकर तोपों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तभी उन्हें एक ऐसी ट्रेन दिखी जो हथियारों का एक बड़ा जखीरा लेकर जा रही थी। स्क्वाड्रन लीडर गिल और उनकी टीम ने इस ट्रेन पर हमला बोल दिया और उसे तबाह कर दिया। इसके बाद ये जेट वापस लौटने लगे, हालांकि तब उन्हें पाकिस्तानी तोपें दिखाई दे गई जिसकी खोज में वे निकले थे। लेकिन ट्रेन पर हुए हमलों के बाद उनके सारे बम समाप्त हो चुके थे। ऐसे में उन्हें चुपचाप वापस लौटना पड़ा। वापस आकर उन्होंने जब इसकी रिपोर्ट दी तो उन्हें आदेश मिला कि रीफ्यूलिंग और हथियारों को दोबारा लोड करने के बाद ये सभी पायलट दोबारा उसी मिशन के लिए जाएंगे और पाकिस्तानी तोपों को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। थोड़ा वक्त मिलने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय, जिनको जोर की भूख लगी थी, वो बेस के ऑफिसर्स मेस में पहुंचे, जहां भीड़ और वक्त की कमी के कारण वो खाना भी नहीं खा पाए। उन्होंने एक वेटर से पानी मांगा तो शोर में वो भी नहीं मिला। ऐसे में थके हाल वो क्रू रूम में चले गए। वहां उनके एक साथी फिलिप राजकुमार ने उन्हें पानी पीने को दिया और कहा कि तुम कुछ पानी पी लो, पता नहीं अब तुम्हें कब पानी नसीब हो। चिनॉय ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनके साथी तैयार होकर अपने जेट की तरफ बढ़ रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर दारा चिनॉय ने भी फ्लाइंग गियर पहना और अपने जेट में सवार हो गए। एक बार फिर वो उसी इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने पाकिस्तानी तोपें देखी थी। इस बार दुश्मन भी तैयार था। एक एक करके हमले शुरू हुए। स्क्वाड्रन लीडर गिल सभी टीम मेंबर्स को गाइड कर रहे थे और तभी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने अपना गोला फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय की जेट की तरफ लगाया और उनका इंजन सीज हो गया। इंजन फायर वार्निंग लाइट जल गई। चिनॉय का जेट हवा में गोते लगाता हुआ जमीन की ओर गिरने लगा। ऐसे में उन्होंने इजेक्शन का बटन दबाया और जेट से बाहर निकल गए। फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय पैराशूट के सहारे उतरने लगे। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उनके ऊपर हवा में ही फायरिंग शुरू कर दी। कई बुलेट्स ने उनके पैराशूट में छेद भी कर दिया। हालांकि ये जेनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, कायरों के तरह निहत्थों और कमजोरों पर वार करने वाला। खैर, किसी तरह से फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय गन्ने के खेतों में उतरे। वहां पाकिस्तानी सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ऐसे में गन्ने के खेतों में छिपकर वो खुद को बचाने लगे। उन्हें अंदाजा था कि पकड़े जाने पर ये पाकिस्तानी उनके साथ कैसा सलूक करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय ने सोचा कि अगर वो सीधे भारतीय सीमा की तरफ भागते हैं तो पाकिस्तानी सैनिक उधर ही उन्हें ढूंढ रहे होंगे और वो आसानी से पकड़े जाएंगे। ऐसे में उन्होंने उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर भागना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों से बचते बचाते वो गन्ने के खेतों में दौड़ रहे थे। धीरे धीरे वे उत्तर की ओर भागने लगे। 2 घंटे तक तो वो भाग ही रहे थे। कभी जॉगिंग कर रहे थे, कभी तेज चल रहे थे, कभी दौड़ रहे थे। इसके बाद वो उन्हीं खेतों में लेट गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे नक्शा, रडार ऑथेंटिकेशन शीट और बाकी दस्तावेजों को नष्ट करके उसमें दबा दिया, ताकि पकड़े या मारे जाने पर भी भारत का कोई भी प्लान पाकिस्तानियों के हाथ ना लगे। उन्होंने अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया और पसीने और मिट्टी से उनके कपड़े भी काले हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर वो अंधेरे में दोबारा चलने लगे। चिनॉय ने इस बार पूरब का रुख किया और धीरे धीरे चलकर इच्छोगिल नहर को पार कर लिया।
इस दौरान उन्होंने रात के अंधेरे में गंदे नाले से कुछ घूंट पानी भी पिए। हालांकि इस समय वो गांवों और लोगों से बचकर निकल रहे थे। इसके पीछे दो रीजन थे। पहला, अंधेरे में उनको ये पता नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। दूसरा, कि अगर वो भारत की सीमा में घुस भी गए हैं तो युद्ध के हालात में फ्रेंडली फायर में भी मौत निश्चित थी। बाद में चिनॉय ने बताया कि वो भोर में अमृतसर बटाला हाईवे के पास पहुंचे तो वहां उन्हें लगा कि वो भारत शायद पहुंच गए। उन्होंने हाईवे के किनारे एक गांव के बाहर मौजूदा कुएं को देखा और उसके पास दौड़ गए। वहां घिरनी के सहारे उन्होंने पानी खींचा और 24 घंटों के बाद उन्हें साफ पानी मिला। काफी पानी पीने के बाद उन्होंने बाल्टी का पानी अपने सर पर उड़ेल लिया। इसके बाद वो अमृतसर बटाला रोड के साथ साथ दक्षिण की तरफ चलने लगे। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं भारतीय सैनिक दुश्मन समझकर उन पर हमला न कर दें, क्योंकि उनके दो साथियों फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय मायादेव और वी फाटक के साथ ऐसा हो चुका था। तभी भारतीय सैनिकों ने उन्हें देख लिया और उनके ऊपर राइफल तान दी। उन्होंने तुरंत हाथ ऊपर किया और घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोज चिनॉय ने अपना परिचय दिया कि वो भारतीय वायुसेना के अफसर हैं। हालांकि उनकी बातों पर सैनिक भरोसा नहीं कर रहे थे। तभी एक जीप से एक सूबेदार मेजर साहब वहां पहुंचे और उन्होंने भी फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय की बातों का भरोसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने चिनॉय को अपनी जीप में बिठा लिया। जब वो जीप में बैठे तो उनके ऊपर राइफल ताने एक सैनिक का ट्रिगर दब गया और वो बाल बाल मौत से बच गए। इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय को यूनिट ले जाया गया और पलटन के कैप्टन के सामने उन्हें पेश किया गया, जहां युवा अफसर ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा गया, जिस पर चिनॉय ने बताया कि वो फ्लाइंग मिशन पर अपना कार्ड लेकर नहीं जाते हैं। कैप्टन ने उनसे पूछा कि वो किस स्टेशन पर तैनात हैं और उनके कमांडिंग ऑफिसर कौन है। इस पर फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय ने बताया कि ग्रुप कैप्टन जॉक लॉयड उनके स्टेशन कमांडर हैं। तभी कैप्टन ने उनसे पूछा कि आप किसी कहाई को जानते हैं क्या। चिनॉय ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, वो मेरी ही यूनिट के फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। इस पर कैप्टन ने कहा कि हाँ, मोटा सा और क्लीन शेव रहता है। इस पर चिनॉय ने कहा, नहीं, वो एकदम दुबले पतले और दाढ़ी रखने वाले सिख हैं। इसके बाद कैप्टन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि हेलो, मैं कैप्टन कहाई ही हूं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई मेरा कजिन है। इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय के लिए नाश्ता सर्व किया गया। घंटों बाद उन्हें खाना और कॉफी नसीब हुई थी। इसके बाद वो फ्रेश हुए और उस यूनिट की जीप से एयरफोर्स सेंटर अमृतसर के लिए रवाना हो गए। अपने एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं इतना थका था कि जीप में ही सो गया और जब नींद खुली तो मैं एयरफोर्स सेंटर में एंट्री कर रहा था। तभी अचानक से 4 सेबर जेटों ने एयरफोर्स सेंटर की रडार यूनिट पर हमला बोल दिया। फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय कहते हैं कि इतना बचने के बाद मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पाकिस्तानी बमों की चपेट में आ जाऊं, सो मैंने सीधे बंकर में जाकर शरण ले ली। इसके बाद अमृतसर के स्टेशन कमांडर ने उन्हें अपनी जीप से आदमपुर एयरबेस पर ड्रॉप करवाया। जब चिनॉय अपने बेस पर ऑफिसर्स मेस में घुसे तो उनके साथी जश्न में डूब गए, क्योंकि उन्होंने तो चिनॉय को किल्ड इन एक्शन मान ही लिया था। अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें फिर से उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया गया। इसके बाद भी वो इसी जंग के कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। युद्ध समाप्ति के बाद तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। वो 1990 में ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए। इसके बाद वो कॉर्पोरेट सेक्टर में टाटा ग्रुप के साथ जुड़े और प्राइवेट जेट भी उड़ाए। आज ग्रुप कैप्टन चिनॉय बेंगलुरु में अपनी पत्नी मार्गरेट के साथ रहते हैं। शौर्य गाथा की आज की ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती है कि कैसे भारतीय वायुसेना का एक अफसर घंटों पैदल चलकर वापस सकुशल लौटा, बल्कि बताती है कि इतने कठिन हालात में भी
इस युवा अधिकारी ने किस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान अ वॉर हीरोज क्रॉनिकल नाम की किताब भी लिखी है। ऐसी ही शौर्य और कर्तव्य निष्ठा की अन्य कहानियां सुनने के लिए बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें।